हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का एक और धमाकेदार लेक्चर में। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर अपन लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 9th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हमारे आसपास के पदार्थ। इसको अपन लोग कंप्लीटली खत्म कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर। ये वन शॉट होने वाला है और इस लेक्चर में अपन लोग पूरी डिटेल पढ़ लेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, पदार्थ होता क्या है, मैटर क्या चीज़ है। इस लेक्चर के अंदर अपन लोग हर कुछ कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बने रहे मेरे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह है जो दोस्तों क्या करता है, स्थान को घेरता है। देखिए, जैसे कि जी आइस क्यूब्स यहाँ पर रखी हुई हैं, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक स्थान को यहाँ पे घेर रही हैं। तो आप कह सकते हैं पदार्थ वह है जो स्थान को घेरता है और जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है। मतलब जिसके अंदर मास एग्जिस्ट करता है, उसे आप क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीजें पदार्थ है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, आपकी जो टेबल है, आप जिस चीज पर बैठे हुए हैं अभी, और जो मोबाइल है आप जिससे पढ़ रहे हैं, वो भी सब मैटर है, सारे के सारे पदार्थ है। क्योंकि आप जहां उनको रख देते हैं वो वहां का स्थान घेर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि जल, वायु, पत्थर, लकड़ी आदि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं। तो पदार्थ क्या हो गया है, पदार्थ वह चीज होता है जो स्थान को घेरता है और जिसके अंदर मास एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जिसके अंदर द्रव्यमान विद्यमान होता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, मतलब कुछ इंपोर्टेंट टर्म के बारे में जान लेते हैं। जैसे मास क्या होता है दोस्तों, एक पहला ही शब्द आ जाता है मास। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को दर्शाता है। दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो किसको दर्शाता है, कि पदार्थ की कुल मात्रा उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। यह एक मूलभूत भौतिक राशि है। दोस्तों, क्या है, एक मूलभूत भौतिक राशि है। जैसे आप लोग क्या है, केजी में नापते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग जाते हैं कहीं पे, बोला 1 किलो शक्कर दे दीजिए, 1 किलो आलू दे दीजिए, तो ये क्या है दोस्तों, किस चीज में आप उसे नाप रहे हैं, किलोग्राम में नाप रहे हैं। तो क्या नाप रहे हैं, द्रव्यमान को आप लोग नाप रहे हैं। द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान दोस्तों क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है। जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से बदलता नहीं है। दोस्तों, वेट एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से बदल जाता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके आधार पर वेट को नापा जाता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं दोस्तों, भार कहते हैं, यहाँ पर वेट कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि द्रव्यमान और यहाँ पे जो भार है उसमें क्या अंतर है। मास क्या है दोस्तों, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को आप लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। बल्कि जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, एक प्रकार का बल है, क्योंकि इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग भार कहते हैं। यह वस्तु के द्रव्यमान, मास और गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी पर निर्भर करती है। मतलब कि यहाँ पे जो भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। यहाँ पे दोस्तों एम क्या है, मास है, और जो जी है दोस्तों क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। क्या करता है दोस्तों, जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए एक इमेज ली गई है। देखिए, बेकर के अंदर कोई केमिकल रखा हुआ है, आपने एक नापने वाली मशीन के ऊपर रखा उसे, तो देखिए दोस्तों, इसका जो वजन आता है उसी को आप लोग क्या कहेंगे, ये इसका मास है दोस्तों, क्या है, द्रव्यमान है, जो किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर यहाँ पे बना है। क्योंकि पदार्थ की कुल मात्रा को ही आप लोग द्रव्यमान कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है। आयतन क्या है दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान। अब देखिए दोस्तों, ये चेयर है, तो चेयर ने इतना स्थान यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, ऑक्युपाइड कर लिया है, घेर लिया है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये इसका क्या हुआ, आयतन हो चुका है। क्या है दोस्तों, आयतन, इसी को आप लोग कहते हैं। अब दोस्तों ऊर्जा क्या है दोस्तों, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा एक क्षमता होती है जो दोस्तों, जो किसी वस्तु को कार्य करने की दर को दर्शाता है, कि कोई वस्तु कितना कार्य करता है, उसी को आप लोग ऊर्जा भी बोलेंगे। ऊर्जा वह क्षमता है जिससे कोई वस्तु कार्य कर सकती है दोस्तों, वही ऊर्जा कहलाती है। यह विभिन्न रूपों में पाई जाती है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्थित ऊर्जा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी पाई जाती है।
ऊर्जा को दोस्तों ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप लोग इसे बदल सकते हैं। एक्चुअली ऊर्जा को आप लोग नष्ट नहीं कर सकते, ना ही बना सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में आप लोग इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे ही आप लोग क्या कहेंगे, एनर्जी बोलेंगे। अब दोस्तों आप लोग समझ लेते हैं अगला टॉपिक, पदार्थ के कणों के गुणधर्म। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है दोस्तों, बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु या फिर परमाणु कहते हैं। आप लोगों को पता होगा इन कणों की कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं जो पदार्थ के व्यवहार को क्या करते हैं दोस्तों, निर्धारित करते हैं। पहला है, पदार्थ के जो कण हैं दोस्तों क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही नगण्य होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से, मतलब कि आपकी ही आंखों से देखना संभव नहीं है। यहाँ पे जो बोला गया है उसको आप गौर करिए कि आप आंखों से पदार्थ के कणों को देख नहीं सकते, इतने ही नगण्य होते हैं। अगला बोला गया है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है दोस्तों, क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लिक्विड है, ये गैस है, ये प्लाज्मा है, ये सॉलिड है। तो आप देखिए यहाँ पे पदार्थ ये कण है दोस्तों पदार्थ के, इसने यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये स्पेस है दोस्तों। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे स्पेस आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे गैस में और ज्यादा स्पेस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्या बोला गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान मतलब कि इंटर पार्टिकल स्पेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सभी पदार्थ के कणों के बीच एक अंतराल होता है, एक स्पेस होता है। अंतराल को दोस्तों आप लोग स्पेस भी बोल सकते हैं, क्या होता है, एक स्पेस देखने को मिल जाता है। अगला है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, जो पदार्थ के जो कण होते हैं दोस्तों हमेशा गति करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं, तापमान बढ़ने पर इनकी गति और भी बढ़ जाती है दोस्तों। आप जब भी पदार्थ के कणों को तापमान देंगे तो दोस्तों उनकी गति ऑटोमेटिकली और भी बढ़ जाती है। अगला समझ लेते हैं, पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को दोस्तों आकर्षित करते रहते हैं, जिससे वे एक साथ बने रहते हैं। पदार्थ के कण दोस्तों क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, तो वे एक साथ बने रहते हैं। अक्सर आप लोगों ने आजकल की जो इसका जो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, आजकल की जो दोस्ती होती है वो क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने वाला हूँ यहाँ पर। अगले है दोस्तों, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन दोस्तों पदार्थ की जो अवस्थाएं वो 5 प्रकार की होती है, लेकिन आपके जो सिलेबस में वो 3 ही प्रकार की दी गई हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं को आपने 3 भागों में बांटा है यहाँ पे, ठोस, द्रव और गैस। इसको बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए दोस्तों, सॉलिड हो गया, जो लिक्विड हो गया, जो गैस हो गया, जो प्लाज्मा। आपने देखा ऐड हीट, आप जैसे ही हीट करते जाएंगे तो देखिए दोस्तों जो पदार्थ के कण है धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना आप तापमान देंगे तो उनके जो कण के बीच जो स्थान होगा दोस्तों धीरे धीरे बढ़ जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली है। आपको मैथ, साइंस और भी जो भी सब्जेक्ट है आपके, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं ठोस अवस्था, जिसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं, कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड स्टेट मतलब कि दोस्तों ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कण आपस में बहुत निकट होते हैं। देखिए दोस्तों, ये सॉलिड है, यहाँ पे जो कण है दोस्तों बहुत ही आपस में साथ साथ हैं दोस्तों, और एक निश्चित संरचना बनाए रखते हैं दोस्तों। क्या है, एक निश्चित संरचना यहाँ पे बनाए है। देखिए आप सॉलिड के अंदर एक निश्चित संरचना इन लोगों ने बना के रखी है। ठोसों के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये कण बहुत पास पास होते हैं, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो भी बहुत होगा। आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पास की दोस्ती होती है वो बहुत ही तगड़ी होती है, और जो दोस्ती दूर की हो जाती है वो कहीं ना कहीं रिश्तों को तोड़ देती है। यही होता है दोस्तों इसके अंदर भी, कि जो कण जितने पास होंगे उनके अंदर उतना ही आकर्षण बल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिससे वे एक निश्चित आकार और एक निश्चित आयतन को बनाए रखते हैं। तो जो ठोस अवस्था क्या होती है दोस्तों, एक निश्चित आकार और एक निश्चित आयतन बनाए रखते हैं, इन्हीं को आप लोग ठोस अवस्था कहते हैं। विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि ठोस अवस्था क्या है। निश्चित आकार दोस्तों, जो ठोस का आकार है निश्चित होता है। आप लोगों ने देखा होगा एक बुक ठोस है दोस्तों, उसका आकार निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आप बुक का आकार को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते ना। फिर आकार आप बदलेंगे अगर बुक को, तो आपको फोर्स एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसका निश्चित आकार बदलेगा दोस्तों। और यह स्वयं नहीं बदलता है, आप लोगों को पता होगा यह स्वयं नहीं बदलता है। अगर आप उस पर फोर्स को एडजस्ट करेंगे, फोर्स को लगाएंगे, तो उसका आकार चेंज होगा। निश्चित आयतन, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। आप लोगों को पता होगा जो ठोस है उनका आकार निश्चित होता है, यानी यह संकुचित या फिर इनका फैलाव नहीं होता है, फैल नहीं सकते दोस्तों। इसमें जो बोला गया है, घनत्व अधिक होता है। आप लोगों को पता होगा ठोस जो कण होते हैं बहुत घने होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिससे इसका घनत्व अधिक हो जाता है। अगला है संपीड़ितता, जिसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी दोस्तों
कहलाता है दबाना एक प्रकार से। तो ठोसों को बहुत बल लगाने पर भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। या आप ठोसों को कितना भी फोर्स यहाँ पे लगा दें, बहुत अधिक फोर्स लगाने पर भी इसको आप लोग संपीड़ित नहीं कर पाएंगे। कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि इनके जो कण हैं दोस्तों, संपीड़न ना करने का यहाँ पे एक कारण ये भी है कि इनके जो कण हैं दोस्तों, उनका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो ठोसों के कणों के बीच आपसी आकर्षण बहुत अधिक होता है, जिससे वे एक साथ क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही पास पास रहते हैं, बहुत ही बंधे होते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि रिपल्सन होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है, आप लोगों को पता होगा। कणों की गति बहुत धीमी होती है। ठोसों के कण कंपन करते रहते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं बदल सकते। जो कण होते हैं दोस्तों, वो कंपन जरूर करते रहते हैं, लेकिन ये इतने पास पास होते हैं कि ये अपनी अपनी जगह को बदल नहीं पाते हैं। अगर प्रसार की बात करिए, डिफ्यूजन की बात करिए, तो बहुत ही धीमा प्रसार देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ठोस के अंदर प्रसार नहीं होता है दोस्तों, प्रसार भी होता है। ठोस के अंदर एक एमोर्फस सॉलिड होते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जैसे कांच होता है, तो कुछ कांच ऐसे होते हैं जो दोस्तों उनमें बहुत ही धीरे धीरे क्या है, डिफ्यूजन का गुण देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो पुरानी बिल्डिंग है आज के समय पे आप उनके कांच खोलिएगा तो उनके कांच सही से खुलते नहीं है, क्योंकि उनमें इतना प्रसार हो चुका है कि वो कांच धरती से जाके टकरा चुके हैं। इस वजह से खुलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ठोसों में प्रसार की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, क्योंकि उनके कण आपस में कसकर जुड़े होते हैं। इस वजह से इनमें जो डिफ्यूजन का जो नेचर होता है दोस्तों, बहुत ही धीमा, बहुत ही कम देखने को मिलता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिया गया है कि आप ऊपर से जब भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को, इस क्यूब के लाने आप लोग बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, फिर भी वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक और अगला एग्जांपल है। गैस के कण है बहुत दूर दूर है, जो लिक्विड के कण है दोस्तों थोड़े से इससे थोड़े से पास पास है, लेकिन जो सॉलिड के कण है बहुत ही ज्यादा पास पास है। इस वजह से इस पे जितने भी आप लोगों को इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, जितने भी कैरेक्टर इसके बताए गए हैं, वो सारी के सारी इस पे अप्लाइड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्तों द्रव्य अवस्था। द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कण ठोस की तुलना में थोड़े ढीले, थोड़े बंधे होते हैं दोस्तों, जिससे एक निश्चित आयतन क्रिएट होता है, लेकिन एक निश्चित आकार नहीं बनता है। पानी दोस्तों एक लिक्विड है, लेकिन आप उसको एक निश्चित आकार नहीं दे सकते हैं। आप जिस चीज में डालेंगे वो उसी का रूप ले लेता है यहाँ पे, लेकिन आयतन निश्चित होता है। चाहे आप बाल्टी में डाल लें, चाहे कप के अंदर भी डाल लें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पानी अपने आप बढ़ जाता है, कप में डाला तो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। उसका एक निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित आयतन जरूर होता है। द्रव जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है, आप लोगों को पता होगा। अनिश्चित आकार, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव जिस भी पात्र में रखा जाता है उसका ही आकार क्या कर लेता है दोस्तों, ग्रहण कर लेता है। कणों के बीच आकर्षण बल मध्यम होता है। ठोस की तुलना में दोस्तों इसमें थोड़ा सा कम आकर्षण बल देखने को मिलता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करिए, ठोस की तुलना में थोड़ी अधिक, लेकिन गैसों की तुलना में बहुत कम यहाँ पे संपीड़ितता का गुण इनमें देखने को मिलता है। अगर प्रभावशीलता की बात करिए दोस्तों, फ्लूइडिटी की बात करिए, तो द्रव बह सकते हैं, आप लोगों को पता होगा, पानी एक अच्छा एग्जाम्पल है। यानी वे एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित हो सकते हैं। निश्चित आयतन दोस्तों, इनका निश्चित आकार, निश्चित आयतन होता है। आप जिस भी पात्र में इसे डालेंगे वो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, आप लोगों को पता होगा, उसका ही आकार यहाँ पर ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या हो गया, एक निश्चित आयतन इसका होता है। वाष्पीकरण एवोपरेशन की बात करी जा रही है। यहाँ पे द्रव तापमान बढ़ने पर धीरे धीरे गैस में बदल सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा, तालाब देखे होंगे आपने, एवोपरेशन की क्रिया, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है उसमें देखने को मिल जाती है। प्रसार, अगर डिफ्यूजन की बात करिए तो गैसों की तुलना में, लेकिन ठोस से तेज प्रसार यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब गैसों की तुलना में कम और सॉलिड की तुलना में अधिक प्रसार देखने को मिलता है। अगर सतह तनाव की बात करिए, सरफेस टेंशन की, तो द्रव की सतह पर एक विशेष बल कार्य करता है, आप लोगों को पता होगा, जिससे इसकी सतह खिंची हुई प्रतीत होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये देखिए बूंद, आप बूंद दोस्तों क्या है, आप लोगों को क्या है, पानी की यहाँ पे बूंद है, तो दोस्तों एक सर्कल फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है दोस्तों। इस वजह से इस जो बूंद है दोस्तों एक गोल फॉर्म में देखने को मिल रही है, वरना आपको एक स्क्वायर रूप में भी देखने को मिल जाती और बहुत सारे रूप में यहाँ पे देखने को मिलती, लेकिन इसके अंदर एक टेंशन लग रही है, सरफेस टेंशन, एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसको नाम है सरफेस टेंशन। उसकी वजह से जो बूंद है दोस्तों एक सर्कल फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। अगला देख लेते हैं गैस अवस्था। गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर देखने को मिलते हैं और स्वतंत्र रूप से गति क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। गैस का ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन होता है, बल्कि यह जिस पात्र में रखी जाती हैं
उसके पूरे स्थान को ये घेर लेती हैं। आप लोगों को पता होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने नीचे मोमबत्ती जलाई, उससे कोई CO2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, जो देखिए दोस्तों बैलून के अंदर गई है। तो बैलून क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा बैलून का यहाँ पे स्थान घेर लिया है इसने। देखिए गैस ने पूरा का पूरा बैलून का स्थान यहाँ पे घेर लिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये गैस का एक एग्जाम्पल है कि जो गैस के कण होते हैं वो पूरे पूरे स्थान में फैल जाते हैं इस प्रकार से। विशेषताओं की बात करेंगे तो निश्चित आकार नहीं होता है। आपको पता होगा कि जिस पात्र में आप रखेंगे इसे, उसका पूरा का पूरा आकार यह ग्रहण कर लेती है। एक निश्चित आयतन भी नहीं होता है, गैसें पूरे उपलब्ध स्थान पर फैल जाती हैं। देखा होगा एक कमरे के अंदर अगर आप मोमबत्ती लगाएंगे, अगरबत्ती भी लगाएंगे तो पूरे के पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। तो वो क्या है दोस्तों, एक गैस ही है। पता होगा आप लोगों को। संपीड़ितता की अगर बात करी जाए तो गैसें बहुत अधिक संपीड़नीय होती हैं, इसलिए सिलेंडर में गैस को दबाकर रखा जाता है, आप लोगों को पता होगा। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, कणों की गति दोस्तों अधिक होती है इसके अंदर, और प्रसार बहुत ही तीव्र होता है। आप लोगों को पता होगा जो गैस का जो प्रसार होता है बहुत ही अधिक देखने को मिलता है, जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला समझ लेते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। दोस्तों पदार्थ की अवस्था किस प्रकार से परिवर्तित करती हैं। अगर आप ठोस से द्रव में जाएंगे तो उस प्रक्रिया को आप लोग संगलन बोलेंगे, और द्रव से ठोस में आएंगे तो आप उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्रीजिंग यानी कि जमना बोलेंगे। अगर द्रव से आप दोस्तों गैस में आए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अगर गैस से आप लोग द्रव में गए तो इस प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। अगर ठोस से गैस में गए तो उस प्रक्रिया को आप लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और अगर गैस से ठोस में आए तो इस प्रक्रिया को आप लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। दोस्तों ये आप लोगों के लिए इंग्लिश में दिया गया है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो क्या होता है दोस्तों, संघनन को क्या बोलते हैं आप लोग, मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड के अंदर आएंगे आप लोग तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना होता है। अगर सॉलिड से आप गैस में गए दोस्तों तो इसको बोलते हैं आप लोग सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर गैस से आप लोग सॉलिड के आए तो इसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। अगर आप गैस से लिक्विड के अंदर गए तो कंडेंसेशन होगा दोस्तों। अगर लिक्विड से गैस के अंदर आए तो क्या होगा, एवोपरेशन होगा, जिसकी प्रक्रिया आप लोगों को बता चुका हूं मैं। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, और अब इन प्रक्रियाओं को पढ़ लेते हैं आप लोग कि अवस्था परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है दोस्तों गलन। गलना क्या होता है दोस्तों, ठोस से द्रव में परिवर्तन। आपको एक नाम है गलन। गलन का जो नाम होता है वो दोस्तों कहीं ना कहीं गलने से लिया गया है दोस्तों। मेल्ट होना मतलब एक प्रकार से गलना। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। आप लोगों को पता होगा जब भी कण की ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके कणों के बीच में प्रसार होना स्टार्ट हो जाएगा, और वे स्वतंत्र रूप से गति करने लगती हैं। एक निश्चित तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदल जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। अगला है दोस्तों जमना, जिसको फ्रीजिंग बोलते हैं। द्रव से ठोस में परिवर्तन को आप लोग क्या कहते हैं, जमना फ्रीजिंग बोलते हैं। जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो उसकी गति ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, वो कम हो जाती है, और कण एक दूसरे के पास आकर एक निश्चित संरचना क्या है दोस्तों, बना लेते हैं। एक निश्चित तापमान पर द्रव जब ठोस में बदल जाता है तो आप लोग उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल जाता है दोस्तों। अगला समझ लेते हैं वाष्पीकरण, एवोपरेशन क्या है। द्रव से गैस में परिवर्तन। जब किसी द्रव को धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो सतह के कण गैस में बदलने लगते हैं। वाष्पीकरण सामान्य ताप पर भी हो सकती है। उदाहरण के लिए गीले कपड़ों का हवा में सूखना दोस्तों किसका उदाहरण है, वाष्पीकरण का उदाहरण है। अगला है क्वथनांक, जिसको बॉइलिंग बोलते हैं। द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या आप लोग बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। जब द्रव को उसके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है तो वह तेजी से गैस में क्या दोस्तों बदल जाती है। जैसे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से गैस फेज में जाती है। अगला है दोस्तों संघनन, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं दोस्तों। आप लोगों ने ठंडों में देखा होगा आपके मुंह से दोस्तों क्या निकलती है, भाप निकलती है। आप लोगों ने देखा है गरम गरम जो भाप निकलती है। आप लोग एक बार क्या करेंगे, आईने के सामने जाके क्या करेंगे, अपने भाप को निकालेंगे। तो आपने देखा होगा जब आईने के सामने अपने भाप को निकालेंगे तो आईने पे क्या है दोस्तों, बूंदे दिखने लगती है आप लोगों को धीरे धीरे। तो वो इसका एक एग्जाम्पल हो गया, संघनन का एक एग्जाम्पल होता है। जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाती है और वह द्रव में बदल जाती है। ठंडी बोतल के बाहर पानी की बूंदें आप लोगों ने देखी होंगी, उनका जम जाना इसका एग्जाम्पल है। अगला है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कुछ ठोस सीधे गैस में
बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि कपूर हो गया, किससे, ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। नेफ्थेलीन हो गया, और शुष्क बर्फ, ड्राई आइस इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है दोस्तों। ड्राई आइस, ड्राई आइस इसका बेहतरीन एग्जाम्पल। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए अपने चैनल के साथ, और इस चैनल को बहुत बड़ा बनाइए आप लोग, और सपोर्ट करिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया है अपक्षेपण, जिसको डिपोजिशन बोलते हैं। गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन को आप लोग डिपोजिशन बोलते हैं। जब गैस सीधे ठोस में बदल जाती है तो इसे आप लोग अपक्षेपण या फिर डिपोजिशन बोलते हैं। ठंडे शीशे पर बर्फ के क्रिस्टल का बनना यहाँ पे एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों, अवस्था परिवर्तन पर तापमान का क्या क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो आप तापमान पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आप लोगों को पता होगा। जब भी आप पदार्थ में टेम्परेचर देंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो उसके जो कण है दोस्तों, उनमें क्या है, गति स्टार्ट हो जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आप दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, आपने देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मोमबत्ती से आपने क्या दिया है, एक हीट दी है, एक टेम्परेचर दिया है। तो देखिए दोस्तों, इनके पदार्थ का जो कण है, इनके जो पदार्थ के जो कण है दोस्तों, उनकी वाइब्रेशन होने की जो पावर है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से सीन कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत मध्य हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी की सारी स्पीड यहाँ पे बढ़ गई है, मतलब इनके अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ने से। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी कणों की जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाती है, जिससे वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या है दोस्तों, परिवर्तित हो सकती है। इसी तरह ठंडा करने पर उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे एक विपरीत अवस्था भी देखने को मिलती है। मतलब दोस्तों, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से क्या है, लिक्विड अवस्था में आप बदल जाएंगे अगर आपने टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो लिक्विड से सॉलिड अवस्था में आ जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे बात चल रही है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया है अवस्था परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले ऊष्मा प्रभाव, आप लोग पढ़ लेते हैं। जब पदार्थ की अवस्था बदलती है तो उसमें निहित ऊष्मा, जिसको लेटेंट एनर्जी आप लोग बोलते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है गुप्त ऊष्मा, जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं दोस्तों। वह ऊष्मा है जो पदार्थ की अवस्था बदलने में उपयोग होती है, लेकिन इसका तापमान नहीं बढ़ता। यहाँ पे क्या बोला गया है, यह वह ऊष्मा है जो पदार्थ की अवस्था बदलने में उपयोग होती है, मतलब पदार्थ की अवस्था तो बदल देती है, लेकिन इसका तापमान यानी कि इसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। अगला है दोस्तों गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वह ऊष्मा जो ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बर्फ को पानी में बदलने के लिए ली जाने वाली जो ऊष्मा है दोस्तों, वो कितनी है, 334। अगला है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट और वेपराइजेशन। वह ऊष्मा जो द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसको आप लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यहाँ पे बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया है अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। दाब पदार्थ की अवस्था को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो उसके कण आपस में करीब आ जाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया गया है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए दूर दूर कण है, आपने इस पर प्रेशर लगाया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और प्रेशर लगाया तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या दिया गया है, पास पास आ जाते हैं, जिससे वह ठोस या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। वहीं जब दाब को घटाया जाता है तो कण फैल जाते हैं और गैस में बदल सकते हैं। अगर आप अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, गैस से द्रव में जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन। दाब का प्रभाव क्या है, अधिक दाब से गैस को द्रव में बदला बदला जाता है। उदाहरण के लिए एलपीजी, सीएनजी गैस आप लोगों ने देखे होंगे। अगला है द्रव से गैस में अधिक दाब से आप लोग क्वथनांक बढ़ता है। अधिक ताप से क्या है दोस्तों, क्वथनांक बढ़ता है। जैसे प्रेशर कुकर में खाना पकाना एक बढ़िया सा एग्जांपल है। अगर आप द्रव से गैस में जाएंगे तो कम दाब से क्वथनांक घटता है, आप लोगों को पता होगा। तो पहाड़ों पर जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस से पहले उबल जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठोस से द्रव अवस्था में अगर आपको जाना है तो अधिक दाब से गलनांक क्या है दोस्तों, घटता है, आप लोगों को पता होगा। आप दाब बढ़ा देंगे तो जो गलनांक होता है वो घट जाता है। जैसे दोस्तों ग्लेशियर्स की गति हो गई, या फिर आइस स्केटिंग आप लोगों ने देखी होगी। अगला है ठोस से गैस। अधिक दाब से ठोस को गैस में बदलने से क्या है दोस्तों, रोका जाता है। एग्जाम्पल है शुष्क बर्फ का ठोस रूप में बनाए रखना दोस्तों, आइस क्यूब। शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं, आइस क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइस क्यूब। इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया वाष्पीकरण
बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव की सतह से उसके कण धीरे धीरे गैस में बदल जाते हैं बिना द्रव के क्वथनांक मतलब कि दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे। मतलब जैसे दोस्तों पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, बट 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही जब कोई पानी क्या दोस्तों वाष्प में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको आप लोग क्या कहेंगे, एवोपरेशन बोलेंगे, बाष्पीकरण बोलेंगे। दोस्तों बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं दोस्तों? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और प्रेशर। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक तापमान पर बाष्पीकरण तेज हो सकता है, जैसे गर्मी में आप लोग जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। सतह क्षेत्रफल आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, जितना अधिक क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण उतने ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है। दोस्तों पानी की पतली परत जल्दी सूखती है, आप लोगों को पता होगा। अगला है विंड स्पीड, हवा की गति अधिक होने से बाष्पीकरण तेज हो जाता है। पंखे के नीचे पानी जल्दी सूखता है, आप लोगों को पता होगा। अगला है ह्यूमिडिटी, वातावरण में पानी अधिक होने से बाष्पीकरण धीमा हो जाता है। आपने पता होगा अगर नमी होगी तो दोस्तों जो वातावरण में नमी है तो जो बाष्पीकरण है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। जैसे बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगला है दाब, प्रेशर, दाब कम होने पर बाष्पीकरण तेज हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। बाष्पीकरण क्यों तेज हो जाएगा? क्योंकि आप अगर प्रेशर एडजस्ट नहीं करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट या फिर लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं रहेगा, है ना दोस्तों, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से गति तेज हो जाती है। ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी जल्दी वाष्पित हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्तों बाष्पीकरण के प्रभाव, शीतलन प्रभाव। पहला है बाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण ऊर्जा लेकर वाष्प में क्या दोस्तों बदलते हैं, जिससे बचा हुआ द्रव क्या है, ठंडा हो जाता है। उदाहरण के लिए पसीना निकलने से शरीर क्या हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठंडा हो जाता है। ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। मट्टी के घड़े में आप पानी रखते हैं तो वो भी ठंडा हो जाता है, एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। अगला है समुद्र और झीलों का जल स्तर घटता है, आप लोगों को पता होगा। सूर्य की गर्मी से जो जलाशय हैं दोस्तों, जो जल यहाँ पे भरा हुआ है वो पानी वाष्पित होकर बादल बनाता है, आप लोगों को पता होगा। इस प्रक्रिया को आप लोग जल चक्र बोलते हैं, वाटर साइकिल भी बोलते हैं। अगला है नमक निर्माण, समुद्र जल वाष्पित करने से आप लोग नमक प्राप्त कर लेते हैं। कपड़ों और सड़कों का सूखना, आपको पता होगा, गीले कपड़े और बारिश के बाद सड़कें बाष्पीकरण से सूख जाती हैं, इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। अगला है हवा में नमी, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अधिक बाष्पीकरण से वायु में नमी बढ़ जाती है, जिससे बादल और बारिश होती है, आप लोगों को पता होगा। ये भी एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहीं पर पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। पहला तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर डीपीपीज वगैरह हर चीज मिलेंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।